अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय से पहले आज के मौज़ूआत का आपको तारुफ करवा दें। आप आज DGISPR ने सुबह एक ट्वीट जारी की है जिसके अंदर उन्होंने भारतीय मीडिया पर चलने वाली इस खबर की तरदीद की है कि चाइना की कुछ फौज पाकिस्तान के अंदर है। भारतीय मीडिया ने कुछ तस्वीर शेयर की हैं। यकीनन उसके अंदर गलतफहमी का जो है वो मौजूद है, शायबा मौजूद है, क्योंकि बेशतर पहले इल्ज़ाम लगाया कि जनाब IL-86 जो हैं वो जो रिफ़िल करते हैं हवा के अंदर फ्यूल को, वो चाइना के खड़े हुए हैं। तो फिर उन्हें याद दिलाया गया कि पाकिस्तान ने 2008 के अंदर 4 ख़रीदे थे ये वाले तैयारे, क्योंकि हमारे JF थंडर के अंदर भी और उसके मिग के अंदर भी ये सलाहियत हमने पाकिस्तान में इंटरनली तौर पे साउथ अफ्रीका के तावन से डेवलप की थी। तो अब हमें वो तैयारे भी चाहिए थे जो रिफ्यूल कर सकें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है CPEC के सिलसिले में कुछ लोग जो थे चाइना के पाकिस्तान में आए और मशीनरी भी आई, तो फिर वहाँ पे शोर मच गया कि जनाब चीनी अफवाज पाकिस्तान में आ गई हैं। तो आज उसका एक और ततिम्मा था जिसके साथ फिर भारतीय मीडिया में शोर मचा कि जनाब चाइनीज़ फ़ौज भारत में आ गई है। चीन वैसे बहुत ही फारग लगता है कि अपना बॉर्डर छोड़ के हमारे बॉर्डर पे आएगा। खैर, इसके ऊपर बात करेंगे। कोरोना के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया जी। कोरोना के केसेस के अंदर इजाफे की वजूहात जो हैं जो भी हों, लेकिन दुनिया के अंदर इसकी तादाद जो है वो कमी की तरफ गामजन है। हमारे डोमेस्टिक के अंदर इसमें भरपूर इजाफा होता जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरा हमारा बिल्कुल लोकल इशू, नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर सरकार जो गंदम ख़रीदती है उसके इजरा का वक्त जो होता है वो सितंबर के बाद होता है। इस साल पहला मौका है शायद 70 साल के अंदर जब से पाकिस्तान वजूद में आया है कि जून में इसका इजरा जो है वो शुरू कर दिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार के वो तमाम दावे कि उसने काफ़ी सारी गंदम खरीद के ज़ख़ीरा कर लिया है वो सारे के सारे झूठे और बेबुनियाद हैं। ये भी जहन में रखिए कि जून के महीने में ही गंदम की दरामद को ड्यूटी फ्री करार दे दिया गया। इसका मतलब है कि हमें बाहर से गंदम मंगवाना पड़ेगी, इसलिए सरकार ये एहतमाम कर रही है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी फरमाया कि उन्हें खदशा है कि गंदम जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हो जाएगी। भाई, आप कोई पत्रकार थोड़ी हैं, कोई जर्नलिस्ट थोड़ी हैं कि आप हमें इतला दें। आप वज़ीर आज़म हैं, आप उसको रोकें। लेकिन ये तमाम बातें अगर मिला लें तो गंदम का एक बहरान जो है वो खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और PTI के अंदर से हमें दोस्तों ने बताया कि इस वक्त आप गंदम का ऐसा बहरान आएगा कि लोग कोरोना को भूल जाएंगे। तो शायद उस तरफ मामला चल पड़े, इसके हवाले से बात करेंगे। आज के हमारे मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चलें। आज हमें स्काइप पे सबसे पहले हम आज स्काइप का तारुफ करवाएंगे। स्काइप पे हमें ज्वाइन किया है विनय राय साहब ने। आप मैनेजिंग एडिटर हैं APN न्यूज़ के और भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमने कहा भारतीय पर्सपेक्टिव भी लिया जाए। आदाब और बहुत शुक्रिया आपका जी। और लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लॉयर हैं। उनके साथ जनाब अरसलान फ़ीक भट्टी साहब हमारे लाहौर ब्यूरो चीफ और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मुमताज़ भट्टी साहब हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार। मेहमान जो हैं चूँकि विनय हैं तो उनसे इस गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। विनय, हर जगह पे, हर दुनिया में, पाकिस्तान में भी, भारत में भी और इस खित्ते में भी एक होता है सीरियस मीडिया, एक होता है नॉन सीरियस मीडिया। तो सीरियस मीडिया जो है मैं उसका अहवाल आपको जानना चाह रहा हूँ। हम तक जो क्लिप्स हैं वो नॉन सीरियस मीडिया के पहुँचते हैं कि ख़ास तौर पे जो इस हवाले से कि चूँकि JF थंडर भी J10 जैसा ही है, तो स्कर्दू में एक ग्लिम्स देखा हमने सैटेलाइट का और ख़बर उड़ा दी कि जनाब ये तो चाइना के J10 आके खड़े हुए हैं। हालांकि एवरीबॉडी नोज़ कि वहाँ पे थंडर जो है हमारे JF-17 थंडर जो हैं वो हैं, उसका स्क्वाड्रन है और स्कर्दू के अंदर है। तो शायद सैटेलाइट से तस्वीर भी कोई गलत फहमी पैदा कर रहे हों। वो जो फैक्ट चेकिंग का सिस्टम होता था हमारे कैरियर के इब्तिदा के अंदर, क्या वो वीक पड़ गया है या वो मीडिया क्रेडिबल नहीं है जो इस तरह का शोर मचा? मुझे लगता है जिस मुद्दे पे आप इस समय चर्चा कर रहे हैं
सबसे बड़ी बात है मीडिया की प्रामाणिकता, उसकी ऑथेंटिसिटी पर इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान या किसी भी दो मुल्कों की जो वार्तालाप हो या जिस तरह के सिचुएशन क्रिएट होते हैं, उसमें इधर की मीडिया हो या आपके पक्ष की मीडिया हो, उनको कम से कम प्रामाणिक लोगों के बयान कंसीडर करना चाहिए। हमारे देश में प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, एनएसए हैं, या डिफेंस कोर के जो लोग हैं, जैसे आपके तरफ से उसका स्पष्टीकरण आया कि जो इंडियन मीडिया के कुछ हिस्से के लोग दिखा रहे हैं वो प्रामाणिक बात नहीं है, भ्रामक खबरें दिखा रहे हैं। क्योंकि मीडिया को कई बार ऐसा लगता है कि हर आदमी एक एलो जर्नलिज्म कह लीजिए या खोजी पत्रकारिता के एवज में कई चीजें कोशिश करता है, और वो अपनी जानकारी के हिसाब से, अपने सोर्सेज के हिसाब से कोई चीज जनता के सामने रखता है। लेकिन गंभीरता बात से आंकी जानी चाहिए कि जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनका क्या कहना है। क्या इस तरह के किसी भी खबर पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर का कोई बयान आया, या एनएसए का कोई बयान आया, या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे कोई बयान आया, या हमारी सेना ने उसको गंभीरता से लेकर कोई बयान जारी किया? सिर्फ अगर मीडिया ने अगर कुछ खबर दिखाई है तो कई बार आई ओपनर के तौर पर वो अपना मूल्यांकन करते हैं कि एक आपके मुल्क का चाइना के साथ एक करीबी रिश्ता है, तो हो सकता है क्या है कि वो उस एवज में आपकी मदद कर रहे हों। और मेरा मानना है अगर पाकिस्तान के साथ चाइना के अच्छे रिश्ते हैं, उनको मदद भी कर रहे हों, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हमारा जो मुल्क है अपने आवाम के लिए अपनी सेना के साथ तैयार खड़ा है, जिस तरह की परिस्थितियां सामने आएंगी उसका मूल्यांकन करेगा। लेकिन नाहक तौर पर किसी भी तरह का तनाव ना हमारे मुल्क में होना चाहिए ना आपके मुल्क में होना चाहिए। फेयर एनफ। अच्छा, इस वक्त जो है आपके यहाँ जाहिर है कि जो आपके मीडिया ये बता रहा है आवाम को कि दो फ्रंट खुले हुए, एक तो कश्मीर का है और एक लद्दाख का है, और जाहिर है जब दो फ्रंट खुले हैं तो फिर वॉर रिपोर्टिंग हो रही है, और जंग जब शुरू होती है तो सबसे पहले जिसकी कैजुअलिटी होती है, जिसकी मौत होती है, वो सच होता है। ऐसी सूरत में एज ए जर्नलिस्ट, ज़ाहिर है आप प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको डिसीजन कॉल भी देनी पड़ती है, एडिटोरियल जजमेंट भी देनी पड़ती है, और उसके नताइज भी ज़ाहिर है फिर भुगतना पड़ते हैं। मतलब कि कैसा कर रहे हैं जर्नलिज्म आप इस वक्त वहाँ पे? देखिए, हमारे यहाँ एक रिस्पेक्टेड तरीका अपनाया गया है कि कोई भी वॉर के दौरान अगर हमारा सोल्जर शहीद होता है तो बाकायदा उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उसकी डेड बॉडी को उसके हम गांव, उसके घर तक लेकर जाएंगे और एक प्रॉपर डेकोरम के साथ उसका हम अंतिम संस्कार करेंगे। तो हम कोई चीज छिपाते नहीं है, कब खास तौर से डिफेंस इशू को लेकर के, और अगर हमारे मुल्क का कोई जवान शहीद हुआ उसके लेकर के। अगर आप हालिया घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, जिस तरह से चाइना के साथ हुआ, उनके यहाँ सेंसर से गवर्नमेंट मीडिया केवल काम करती है, प्राइवेट मीडिया को कोई अलाउ नहीं किया कर रखा है। जैसे मैंने देखा आप अपने खबर में इंट्रो में जिस तरह का डिस्कशन कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन चाइना में इस तरह के हालात नहीं है। तो आज की तारीख में कम से कम जो परिस्थितियां हो रही हैं उसमें फैक्ट बेस पर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, इसका मैं 100% पक्षधर हूं। क्योंकि जहां पर वार सिचुएशन, जहां पर इस समय स्ट्रेस बना हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ सेना खड़ी है, कोई मीडिया का कर्मी वहां खड़ा नहीं है कैमरा लेकर अपना। तो आपको इत्मीनान रखना चाहिए। फैक्ट्स बेस पर जब कोई जानकारी आपके पास है तब उसकी रिपोर्टिंग करिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर कयास के आधार पर रिपोर्टिंग की जाएगी तो उसका नुकसान होता है और खास तौर पर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। बिल्कुल ठीक है, मुआशरे में हर तरह के लोग मौजूद होते हैं। अगर जनरल बख्शी वहाँ पे हैं तो परवीन साहनी भी हैं, और बड़ा बैलेंस जो है उनका व्यू है, अगरचे उनके ऊपर भी गद्दारी का आरोप लगता है। लेकिन लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर के, आपकी तरफ वापस आएंगे ज़रा, बाकी इस इशू के ऊपर भी हम अपने लाहौर और इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों से भी इसके ऊपर फीड ले लें। अपना मुमताज़ भट्टी साहब, ये जो आज प्रेस रिलीज जारी हुई और बड़ी डिलेड प्रेस रिलीज जारी हुई, क्योंकि पहले इल्ज़ाम लगा J-10 का, वो हमने उसको तवज्जो के काबिल ही नहीं समझा, हमने डिनाई भी नहीं किया। फिर वो IL-86 का लग गया कि वो जनाब रिफ्यूलर है, वो भी चाइना का खड़ा हुआ है, हालांकि वो चाइना का नहीं है, वो रशियन है। चलें खैर, अब जब फौजी जवानों का इल्ज़ाम लगा तो फिर DGPR ने DIG ISPR ने पहली प्रेस रिलीज जारी की। डिफेंस रिपोर्टर रहे हैं और डिफेंस रिपोर्टर एसोसिएशन के आप सदर भी हैं इस्लामाबाद में। ये क्यों इतना ताख़ीर हुई आपके ख्याल के अंदर? पहले वाले इल्ज़ामात को मीडिया की हवाई समझ के नज़रअंदाज कर दिया गया या उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं थी? मुमताज़ भट्टी साहब।
तो देखिए, मुसलसल एक प्रोपेगेंडा हो रहा था और एपेटाइट किया जा रहा था इंडियन पब्लिक को जंग के लिए कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया है। एक 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 वजह बिल्ड की जा रही है, वहाँ पे रीजनिंग डेवलप की जा रही है लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, और ये एक मखसूस एजेंडे के तहत हो रहा है। देखिए, जहाँ तक भारत के मीडिया का ताल्लुक है, ये बात ठीक है कि ऑफिशियल अगर माउथ से आती तो उसका हमें जवाब देना चाहिए था, यहाँ तक हम एग्री करते हैं। लेकिन इससे अगला जो प्रिंट मीडिया है इंडिया का, उसके टोटल एक डिफरेंट, रिजवान रईस साहब, सिनेरियो है। जो इस वक्त वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप देख लें एंकरों के मुंह से शोले दहक रहे हैं, एक मखसूस किस्म का माहौल पैदा किया जा रहा है और नेक्सस है इंडियन इंटेलिजेंस के साथ बहुत ज़्यादा उनका। ये खबर फीड करते हैं, वो चलाना शुरू कर देते हैं। अब पाकिस्तान को इसके ऊपर रिएक्शन देना चाहिए या नहीं, ये एक अलग डिबेट है। देखिए, हुआ क्या एक्चुअली, इनकी दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या कौमी इदारे हैं। एक है नेट्रो, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फिजा से मॉनिटर करती है। ये जो पिक्चर्स और तस्वीर लेती है, उनका ये एनालिसिस खुद करती है। दूसरा है इसरो, इंडियन स्पेशल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सैटेलाइट से लेती है इमेजेस और इसको ये इंडियन हेडक्वार्टर को भिजवा देती है। इसका एनालिसिस वहाँ पे होता है। अब इन्होंने पता नहीं कहाँ की तस्वीर ली और पता नहीं उसको किस चीज़ के साथ कंपेयर किया। ये मैं तो इस समझने से कासर हूँ, लेकिन मुझे एक वहाँ पे इशू नज़र आ रहा है कि इंडियन इंटेलिजेंस मुसलसल जो है वो अपनी नाकामियों को, लद्दाख के अंदर नाकाम हुए प्रीएम्प्ट करने में, ये चीज़ के ये सूरत वहाँ पे पैदा हो सकती है और वहाँ पे इंडियन सोल्जर जो है वो शहीद हो गए। फिर उसको ये इस तरीके से बयान करते हैं अपनी क़यादत को जाकर, और अजीत देवल और वो पूरा एक सिनेरियो है जिसमें फाइनली मोदी साहब तक रिपोर्ट जाती है कि जी बस अब ये होने वाला है, और कोई एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं मीडिया को साथ मिलाकर कि इंडियन क़यादत मेरे ख्याल के मुताबिक, देख, मोदी का अपना एजेंडा, हिंदुत्व का अपना एजेंडा एक तरफ रखें, ज़मीनी हालात और हक़ाइक़ को देखते हुए फैसले नहीं कर पा रही है। और मैं ये समझता हूँ, बीइंग ए डिफेंस रिपोर्टर रिजवान रईस साहब की, इनकी इंटेलिजेंस का जो फेलियर है उसको ये, और ये एक एजेंडा है जिसके तहत इश्ताल दिलाकर मुमालिक को आपस में लड़ा दिया जाता है। और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो है ये दुनिया भर में काम करती हैं। अच्छा, फिर मैं चूंकि इनको थोड़ा बहुत डिफेंस रिपोर्टर होने के नाते, जो राह की कुछ ऑपरेटर्स हैं ट्विटर के ऊपर और दूसरे से फॉलो करता हूँ, तो कर क्या रहे होते हैं, अपने लोगों को धारस बंधा रहे हैं कि अमरीकी बैरी बेड़ा आ गया है, अब ये हो जाएगा। ओ भाई, हमने ये भुगता हुआ है, हमने ये 71 में भुगता है। अमरीकी बैरी बेड़ा कहाँ रह गया था, ये आपके काम नहीं आएगा। जो चीन है वो आपके हमसाये में वाक़या है, तो आप वो गलती क्यों दोहराने जा रहे हैं जो हमने जो है वो अब तक भुगती है। हमने अमेरिका का इत्तेहादी बन के 40 साल में वापस आने, क्या खोया क्या पाया, हमसे पूछ लें। जी ठीक है, हम वापस आते हैं जी आपकी तरफ। मैं फिर वही कहूँगा कि ये भट्टी साहब के ख्यालात तो अपनी जगह पे हैं। मैं जो भारतीय दिफाई तजिया निगार है ना अब्दुल्ला मलिक साहब, उनमें भारतीय दिफाई तजिया निगार है परवीन सानी साहब, वो फौज से रिटायर्ड आदमी है और डिफेंस जीन जो है जीन डिफेंस वीकली जो है उसके भारत के अंदर नुमाइंदे भी हैं। बायन ही जो अभी बात इन्होंने की है, बिल्कुल ऐसी बातें ही वो भी अपने तजियों में करते हैं और मेरा मतलब है एडवाइस करते हैं वो, लेकिन वो सैनिटी की वॉइस है, वो पीस की बात करते हैं। मतलब उन्होंने जो लास्ट किया वो तो बड़ा ही खौफनाक था। मेरे ज़हन के अंदर मैं घूम गया। उन्होंने कहा कि एक बात साबित हो गई कि भारत 2 फ्रंट वॉर नहीं लड़ सकता, तो हमें पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ पीस टॉक करनी चाहिए ताकि पाकिस्तान न्यूट्रलाइज हो। ये उनका तजिया था। मेरे लिए बड़ी बात थी। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये जो इस वक्त हो रहा है, और जंग के अंदर पहली कैजुअलिटी जो है वो सच की हो रही है। हाउ डू यू सी इट, मतलब कि आप जब रियलिटी सामने आएंगी तो एक साइकोलॉजिकल शॉक नहीं होगा लोगों को? पहली बात तो यह कि जो आपने खुशाइन बात की है, बड़ी अच्छी बात है कि हमें यकीनन
पीस की बात करनी चाहिए। और पाकिस्तान का तो हमेशा से मुद्दा भी रहा है कि हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और डायलॉग के ज़रिए हमें अपने रीजन के जितने भी मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। कश्मीर का इशू हो या बाकी हमारा जो कि कोर इशू है। एक बात बड़ी अहम है कि इंडिया में पहले बहुत सारी वॉइसेस पीस के लिए उठा किया करती थी और बैकडोर डिप्लोमेसी का जो एक चैप्टर था वो बड़ा वाइब्रेंट था, बड़ा वायलेंट था और उसके ज़रिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत सारे डायलॉग भी हुए। बहुत सारे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उसी चैप्टर के ज़रिए, उसी सोच के ज़रिए आते रहे। लेकिन न जाने आप जब से मोदी सरकार आई है वो जो चैप्टर है वो क्लोज होता नज़र आता है। और इंडिया का जो हमने जो देखा था इमेज के जी, इंडिया एक बड़ी लिबरल एक नेशन है और वहाँ पर रहने वाले ऐसे ना करें। मोदी साहब तो आपके साथ डायलॉग करने के लिए राजी थे ना, आपके प्राइम मिनिस्टर को साइडलाइन पे मिले भी थे, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को गद्दार करार दे दिया था। ये एक अलग बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें सियासत की। देखिए जो आज के मुद्दे की बात करते हैं जिस पे आज हम बैठे भी हैं कि आज एक सीरियस किस्म का एलिगेशन जो उनके MM नरवाइन हैं, जो उनके मिलिट्री के कमांडर चीफ हैं, उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो चाइना के नॉर्थ बॉर्डर है उस पर 20,000 के करीब एडिशनल ट्रूप्स उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। फिर उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने 100 के करीब जो दहशतगर्द हैं, जो उन्हें मिलिटेंट्स कहते हैं, उन्होंने कश्मीर में दाखिल कर दिए हैं। फिर उन्होंने तीसरा इल्ज़ाम लगाया कि जो स्कर्दू का एयरपोर्ट है उन्होंने चाइनीज़ को दे दिया। और फिर उन्होंने जो अहम बात की, उन्होंने कहा कि चूँकि ये एक स्ट्रेटिजिक जो हिकमत अमली है, चूँकि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ मिलता है, लिहाजा ये जो हमारा बॉर्डर है ये पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक दूसरा फ्रंट खोलने जा रहे हैं। देखिए बड़ी अहम बात यह है कि जब भी चाइना ने अभी जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ कि जो चाइनीज ने जो इंडियन फोर्सेस का जो ठुड्डे मारे हैं पूरी दुनिया ने देखा है, जिस पर उनके प्राइम मिनिस्टर ने डिनाई किया है कि इस किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई 150 किलोमीटर में चाइनीज घुसे नहीं है, कोई सैकड़ों की तादाद में 20। ये प्रवीण से बात पूछ जी वो ये भी मेरे ख्याल है हमारे जो दोस्त राय साहब बैठे हैं, हमें इनसे पूछना चाहिए कि जब इनका एक मीडिया वाइब्रेंट मीडिया तो है इंडिया में, वो जब चिल्ला रहा था कि प्राइम मिनिस्टर क्यों खामोश हैं, बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर को बोलना पड़ा, लेकिन जब वो बोले हैं तो वो साइलेंट रहे हैं। उन्होंने चाइना का नाम ले लिया, ठीक है, ये रिलेटिव कर लिया। मैं ये कहने जा रहा हूं कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम ये भी उनसे पूछना चाहते हैं कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने जो हमें इसराइल की तरफ से जो हमारा वो स्पाइडर मिसाइल सिस्टम है वो हमने लॉन्च कर दिया। चले वो जरा बड़ी बात हो जाएगी। ये वाली बात जो है मैंने को दोबारा गुफ्तगू में लेके आते हैं। मैंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चीनी जो है वो हमारी सरजमीन पे नहीं आए और जो मौजूदा पोजीशंस हैं उनसे वापस भी उनको चले जाने के लिए कायल करने के लिए मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, फौजी क़यादत में भी हो रहे हैं और डिप्लोमेटिक क़यादत में भी हो रहे हैं। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना जी, वो हमारी 1 इंच भी सरजमीन पे नहीं आए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ये फरमाते हैं, और जहाँ पे बैठे हैं यहाँ से वापस भी चले जाएं। ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया। मतलब दोनों में से एक बात गलत है, या पहले वाली या दूसरे वाली। नहीं, इसमें कोई बात गलत नहीं है। मैं इसको बड़े तफसील से आपको समझा देता हूं। जैसे आपके साथ हमारी सीमा डिसाइड है, कम से कम 1 इंच भी अगर आगे पीछे कोई होता है तो पता है कि हम पाकिस्तान की सरहद में जा रहे हैं या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति भारत की सरहद में आ रहा है। LOC और LAC में थोड़ा सा अंतर है। तो जो नो मूव्स लैंड है जहां पर हम सिर्फ पेट्रोलिंग का दायरा रखते थे, उस दायरे में इधर के लोग भी पहले पेट्रोलिंग के लिए जाते थे, उधर के लोग भी आते थे। लेकिन चाइना ने जो वो न्यूट्रल लैंड थी वहां पर उनके सैनिकों ने कैंप लगाया, जहां पे कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और जिसके ऊपर आज के तारीख पर टकराव हो रहा है। जहां पर दोनों की सरहद है वो तो क्लियर है, लेकिन बीच का जो हिस्सा है उसको लेकर विवाद हो रहा है। रहा सवाल इसके पहले डिस्कशन में जो 2 खास मेहमान अपनी बात रख रहे थे, उसमें एक बात मैं और क्लियर कर लूं। लोगों ने कहा कि जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं तब से संवाद का रिश्ता टूटा है। मैं इस पर बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि 2000 मैंने कह दिया भैया, देश के प्रधानमंत्री भैया वो मैंने आपके कहने से पहले कह दिया, आपको इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, ये मैंने कह दिया। बिल्कुल ठीक है। आप वो वाली बात कीजिए कि पीएम भी चाहते हैं हर फोरम पे चीजें डिसाइड हो, और जहां तक रहा कि 2 फ्रंट खुल जाएगा तो क्या होगा, तो वार के समय में ये नहीं देखा जाता कि 1 फ्रंट खुलेगा या 2 फ्रंट खुलेगा। सवाल ये होता है वार हो ही क्यों, वार क्यों हो? वो अपनी कैपेसिटी भी तो देखना होती है ना। आखिरी सवाल ले लीजिए। चाइना ने ये कहा है कि 1993 का जो एग्रीमेंट था सीमा का,
परसेप्शन ऑफ एलएसी का, आपका एक परसेप्शन ऑफ एलएसी है, एक चाइना का परसेप्शन ऑफ एलएसी है। 93 के अंदर एक नई जो थी वो सीमा आपने तय की। चाइना अब ये कहते हैं, और ये मुझे भारतीय दिफाई तजिया निगार को मैं जब सुनता हूं तो मुझे ये पता चला है, चाइना अब ये कहता है कि 1959 वाली सीमा जो है वहां तक हम आएंगे और 1993 का अकॉर्ड हम नहीं मानते। जाहिर है कि वो बड़ा मुल्क है, आप भी बड़े मुल्क हैं, तो बात तो टेबल पे ही तय होनी है, लेकिन वो 1993 वाला एग्रीमेंट मानने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत के अंदर क्या क्या सूरतें होंगी आपकी? देखिए, पहले क़यादत की तरफ से संवाद से बढ़िया कोई जरिया नहीं होता है। हम दोनों मुल्क आपस में बैठकर एक टेबल पे बात करें और बातचीत का समाधान नहीं होता है तो उसके बाद जो होता है आपको खुद पता है, इतिहास गवाह है उसके बाद क्या होता है। जिस तरह का मुद्दा है आपके साथ हमारा उस पर भी विवाद है, लेकिन हम उस पर बातचीत से डील कर रहे हैं, वो मामला भी विवादित पड़ा हुआ है। क्योंकि जो इशू है, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि 2011 में मुशर्रफ साहब से मेरी मीटिंग हुई दुबई के अंदर, उन्होंने बकायदा अपना एक मसौदा रखा कि सर्किट को हम कैसे डील कर सकते हैं। भारत का अपना नजरिया है, लेकिन जब दोनों मुल्क किसी एक बात पर रजामंद होंगे तभी जाकर के उसका कोई एक समाधान निकलेगा। आज की तारीख में चाइना कुछ भी क्लेम करे, भारत कोई अपना क्लेम करे, लेकिन जब दोनों मुल्क बैठेंगे एक डिप्लोमेसी के तहत उसका समाधान निकलना है। किसी के एक के जिद पर कुछ नहीं होना। चाइना अपने मन से कुछ भी कह ले और भारत मान जाए, ये संभव नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक वे में हम बात का समाधान करें। भारत उसका कुछ प्रयास कर रहा है और दोनों मुल्क बैठ रहे हैं। आप जनरल कमांडर स्तर की बैठक हुई, उसमें चीजें कुछ डिसाइड हो रही हैं। डिप्लोमेसी स्तर पे एमईए के अधिकारी बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें एक छोटी सी बात ले लीजिए कि नेगोशिएशन के लिए बैठने से पहले तक जाहिर है जिस मुल्क के पास ताकत होती है वो अपने आप को डोमिनेट करता है। जैसे भारत के पास ताकत थी तो उसने कश्मीर के ऊपर अपना कब्जा एस्टेब्लिश कर लिया, तो अब भारत का सामना एक अपने से ताकतवर से पड़ गया। तो मैं इसे करेक्ट कर दूं, कब्जा शब्द गलत होगा। कश्मीर पे कोई कब्जा नहीं है। कब्जे की अगर बात हो रही तो मैं करेक्ट करना चाहूंगा। कश्मीर का जहां तक सवाल है, जो वहां के पहले राजा हरि सिंह हुआ करते थे, उन्होंने भारत में अपना मर्जर किया था, तो कहीं कोई जाकर भारत में कोई कब्जा नहीं किया है। आप नहीं, वो साबित हो गया ना भाई। भारत के 3 घोषित वार हुए, चाहे कारगिल हुआ, 65 हुआ, 71 हुआ। हम कौन सा पाकिस्तान के सरहद के अंदर जाकर हमने कब्जा कर लिया? सवाल ये उठता है कि कोई कब्जा करने की नीयत कभी भारत की नहीं रही। भारत हमेशा इस बात के लिए कहता रहा है अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ कि आप अपनी गरीबी को ठीक करें, आप अपने यहाँ खुशहाली लेकर आए, अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं को देखें, नागरिक कैसे वहां संपन्न हो इसकी चिंता करें। क्योंकि सबको यही आर्गूमेंट चाइना की तरफ से कबूल कर लीजिए। भट्टी, हमारे मुमताज भट्टी साहब हैं, वो आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। जी मुमताज भट्टी साहब। जी जी रिजवान साहब, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने की विजय साहब ने। मुझे एक बात बताएं कि बरखा दत्त ने आज एक ट्वीट किया है और उसने एक वीडियो ट्वीट की है जिसमें उसने कुछ लोगों को यूपी जाते हुए दिखाया है और उसमें वो उनके बच्चे भी साथ हैं और वो कहते हैं जी कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, भूख है और हमें कुछ मिल नहीं रहा। और ये 1-2 नहीं है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग हैं और ये माइग्रेशन वहाँ से हो रही है। जो बरखा दत्त ने रिपोर्ट किया, मैं उसको कह रहा हूँ। जिस देश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो अरबों डॉलर की असला और बारूद खरीद रहे हैं, उसको नहीं सोचना चाहिए कि अपने लोग भूख से मर रहे हैं, अपने लोग प्यास से मर रहे हैं और उनकी जो रोजगार है वो खत्म हो चुके हैं, उनके ऊपर उसको पैसे। और मैं एक चीज बड़ी बात, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है कि ये दोस्त हमारे पास हैं और हम इधर से। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त एक मिनट सिर्फ देखिए, इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है वो आपको पता है रिजवान रईस साहब किस स्टेज के ऊपर पहुंच गई। तो वाहिद इंडिया इस रीजन के अंदर दूसरा एक ऐसा मुल्क था जिसकी चाइना के बाद इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही थी। इनको घेरा डाला गया आलमी ताकतों की तरफ से और एक जंग की तरफ धकेला गया और अब इनसे ये एग्जैक्टली इनको असला बेच रहे हैं अपना, अरबों डॉलर का, अमेरिका भी, इसराइल भी और फ्रांस भी। अब मुझे एक बात बताएं कि ये वही सूरत हाल है जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी हिंदुस्तान, जब उनकी अपनी मशीनें डूब गई थी, हिंदुस्तान को लूटने आ गए, इसी तरह इनको अब लूटने जो है वो अमेरिका और बाकी आपकी बात आ गई। फ्रांस और जिनकी मशीनें डूब गई हैं वो इनको लूटने आ गए हुए हैं। जी ठीक है, विनय आप इस पे कोई रिस्पांस करना चाहें क्योंकि टाइम खत्म हो गया। हमारे यहाँ लाहौर में इरसलान भट्टी साहब भी हैं, उनको दे दें। जी जी कि बरखा दत्त का एक इंडिविजुअल एक रिपोर्टिंग हो सकती है, लेकिन कोई मुल्क
कोरोना से बचाने के लिए, अपने नागरिकों की जान की हिफाजत के लिए अगर पूरा लॉकडाउन करता है और अचानक माइग्रेंट लेबर चलते हैं तो एक समस्या खड़ी होती है सामने। लेकिन हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर में ये हिम्मत है कम से कम, उन्होंने साबित कर दिया कि नवंबर मंथ तक जितने भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं या आवाम के लोग हैं जिनको खाने की दिक्कत है, नवंबर तक फ्री ऑफ कास्ट भोजन उनको मुहैया कराया जाएगा, उनको राशन दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट एक तरफ चिंतित है अपने नागरिकों को लेकर के भी, और डिफेंस सेक्टर को भी लेकर उसको मजबूत होना पड़ेगा। कोई आज राफेल का एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि आज इस तनाव की स्थिति में हो रहा हो, कोई जो मिराज को याद का नहीं एग्रीमेंट है। तो जितने भी एग्रीमेंट है पहले के एग्रीमेंट है, और हर देश को अधिकार है अपने सुरक्षा को चाक चौबंद करने का और अपने नागरिकों की हिफाजत उसकी सुरक्षा करने का। जी बहुत अपना ब्रेक पे जा रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अगले लोकल इश्यूज को डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में फिलहाल वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे के अंदर एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस सेगमेंट पे हम बात करेंगे आटे के मुबैना क्राइसिस की। आज पंजाब कबीना का इजलास भी हुआ है जी, जिसके अंदर आटे का जो इस वक्त 20 kg का तोड़ा 1050 रुपये पर बैग हो गया है, उसके अंदर 250 रुपया कमी का फैसला किया गया। इस कम फैसले का इतलाक कैसे होगा? क्या सरकार सब्सिडी देगी या क्या सिलसिला होगा? इसके ऊपर हम बात करेंगे। पस मंजर में प्रोग्राम के इंट्रो में आपको बयान कर चुका हुआ हूँ कि पंजाब के अंदर गंदम का बहरान इसलिए आया है कि बेवक्त KPK को गंदम की जो है सप्लाई की जा रही है। 1300 रुपया 1350 रुपया जो गंदम पंजाब का महकमा खुराक रिलीज करके KPK की हुकूमत को भिजवा रहा है, वो KPK के अंदर 2200 साढ़े 2200 रुपये पर मौंड के ऊपर बिक रही है गंदम। भट्टी साहब क्या अपडेट है जी? रही साहब अपडेट यही है कि आप जो वो पुराने ज़माने में हमारी दादियाँ नानियाँ हुआ करती थी, तो हमारी वालदा भी अल्लाह बख्शे, उन्होंने एक वो लोहे की पेटी रखी होती थी। हाँ, तो वो पेटियां दोबारा आप साफ कर लें। पड़ोला होता था, वो गंदम के लिए होता था, या तो वो भरा लें अगर आप भरा सकते हैं, वरना वो जो आटे की पेटी होती थी जिसके अंदर से रोजाना आटा निकालते थे, छानते थे और गूंदा जाता था, वो पेटियां दोबारा रिवाइव कर लें। द रीजन इज के 3.5 रुपए ये पंजाब हुकूमत ही आज से एग्जैक्ट 24 घंटे पहले पंजाब फ्लावर मिल एसोसिएशन के साथ बैठकर उन्होंने हड़ताल की धमकी दी थी कि हम इस पे गंदम नहीं खरीद सकते। एक बात, दूसरा उन्होंने कहा था कि हमें जितना कोटा आप देते हैं उससे तो कोटा बढ़ाएं ताकि हम पीस के उसकी हम जो है उसको करें और उसके बाद हम बाजार में दें, क्योंकि कीमत बढ़ रही है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान और वाहिद तारीखी दिन है कि जब ये पाकिस्तान में पहली मरतबा 73 साल इसी तारीख में हमारी मेरी जिंदगी के तकरीबन आप समझ लें 48 साल जिंदगी के अंदर 49 साल जिंदगी में पहली मरतबा मैंने ये सुना जी कि नई फसल आ रही है और आटे की कीमत बढ़ रही है। फ्लावर मिल एसोसिएशन ने निगोशिएशंस की, हुकूमत ने उसके साथ बात की, 4.5 रुपए फी किलो के हिसाब से हुकूमत मानी है जी कि अब आप बढ़ा लें। अब आपने ये खबर आई है आज पंजाब काबीना ने फैसला किया जी कि 850 करेंगे 1050 से या 1100 से। 1100 ही मिल रहा है वैसे तो, केपी में तो उससे भी ऊपर मिल रहा है। अब जो 805 रुपए का तोड़ा ऑलरेडी था वह यहाँ पे मिल रहा था 20 किलो का, अब वो बढ़ते बढ़ते 850 फिर 900 और 1050 का हो गया। इसकी रीजन तो देखें ना कि क्यों है कि गंदम जब नई फसल आ गई हमारे पास वाफिर 44 लाख मेट्रिक टन गंदम मैंने अपने इस नातवा कदों पर नहीं उठानी, आपने भी नहीं उठानी, बकौल इनके बकौल हुकूमत के, हुकूमत के हमारे पास इतनी आ गई। या तो ये झूठ है जी, या तो ये झूठ है या ये कीमतों में इजाफा झूठ है, लेकिन कीमतों में इजाफा झूठ नहीं हो सकता, हम अदा करते हैं भाई जी। वो आप बाजार चले जाएं, 40 रुपए चक्की आटा था, वो बढ़ते बढ़ते 60 रुपए पे चला गया। कोई वाकिफकार हो तो शायद आपको 2-4-1 रुपया रियायत कर दे, लेकिन अगर ये 4 रुपए बढ़ाने जा रहे हैं जो इन्होंने एग्री कर लिया है, तो अब 65 रुपए किलो आटा चक्की वाला मिलेगा, दूसरा आपको जो है वो तकरीबन 50 रुपए पे आ जाएगा। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं आवाम से कि जी हम उसको 800। फिर सीधी सी बात है, अगर सब्सिडी वैसे भी वसीम अकरम प्लस साहब सब्सिडी देने में सबसे आगे हैं, वफाकी हुकूमत इनको ऑन नहीं कर रही कि जी हमने तो सब्सिडी दी नहीं चीनी के मामले में, तो चीनी के मामले में अगर इन्होंने सब्सिडी अब दे दी थी तो जाहिर है आटे के मामले में भी दे देंगे। लेकिन एक बात है, आपने शुरू में मुझे लफ्ज आपने इस्तेमाल किया कि मुबैना तौर पर बहरान, वो मुबैना का लफ्ज रजी साहब माइनस कर दे, मुबैना नहीं बहरान वाकयातन आ रहा है, बुरान आ नहीं रहा, बुरान आ चुका है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। भट्टी साहब इस पे मजीद रोशनी डाल देंगे। आप ये देखिए कि केपी को हम गंदम दे रहे हैं, पंजाब फीड कर रहा है, और भी बलोचिस्तान को भी हम दे देते हैं, अफगानिस्तान को भी दे देते हैं।
केपी के पास इनका 8 साल 10 साल का इनका तजुर्बा है तहरीक इंसाफ का, वहां पे 2200 रुपए की 40 किलो बिक रही है गंदम, खुदा रहा है वहां पे 2250 चले 1150 रुपए कर लें आप 20 किलो का जो गंदम है, गंदम 1150 की बिक रही है। पंजाब में तो गंदम उतनी बिक ही नहीं रही है, पंजाब में तो हम कोई 20 किलो का तोड़ा जो है वो 805 से उठा के हमने 1000 रुपए लेके, वो भी इस बहरान की वजह से। लेकिन मैं आखिरी बात का खत्म करने लगा हूं कि माशाल्लाह हुकूमत की किस्मत इतनी अच्छी है कि जिस चीज की बात करते हैं वो चीज पहले महंगी होती है, फिर वो नायाब होती है और वो मिलना बंद हो जाती है। तो वो बिल्कुल ठीक रजी साहब आपने बात की शुरू में कि हम कोरोना की लाइनें भूल जाएंगे, हम कुर्बानी की लाइनें भी भूल जाएंगे, हम सिनेमा टिकट की लाइनें भी भूल जाएंगे, हम लगेंगे आटे की कतारों में। भट्टी साहब भी कहीं टाई लगा के खड़े होंगे, मैं भी कहीं शायद शेरवानी पहन के कहीं ना कहीं साइड पे या बास्केट पहन के खड़ा होऊंगा और आप भी वहीं खड़े होंगे और हम वहीं से प्रोग्राम कर रहे होंगे। बिल्कुल ठीक है, हमें टाइम ही नहीं मिलना, हमें आटा ही नहीं मिलना। मुमताज भट्टी साहब, वहां पे क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद, पिंडी और अपवर्ड में? देखिए रिजवान साहब, अप्रैल शुरू में एक फेडरल मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई। वो एक्चुअली उस दिन परेशान थे कि यार मैं आज बाजार गया हूं तो वहां पे लोगों के कोई मैंने रिमार्क्स अच्छे नहीं सुने हुकूमत के हवाले से, और मैंने इमरान खान को भी बताया है। फिर अगला सवाल उन्होंने किया, यार गंदम का क्या करते हो? मैंने कहा यार महीने लाने आटा तो चक्की तो जाके पाई जान। उसने कहा कि यार लेके रख लो, तो कम से कम 1 साल की लेके रख लो, गंदम का बहुत बड़ा बहरान पैदा होने वाला है और मैंने फलां जगह से गंदम मंगवाई है ताकि साल पूरा जो है गुजारा जा सके। ये मैं आपको कोट अनकोट बात बता रहा हूँ। अब चूंकि एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी तो नाम नहीं मैं उनका कोट कर रहा। तो ये गवर्नमेंट को ये बात पता थी रिजवान रजी साहब, अलमिया ये है कि मालूम भी था कि ये क्राइसिस पैदा हो सकता है, लेकिन बर वक्त फैसले नहीं किए गए और अब वो आहिस्ता आहिस्ता जिन जो है बोतल से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और गंदम इस वक्त अवेलेबल तो है लेकिन रेट्स जो है वो ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह आगे चल के ये गंदम अगर नायाब होती है तो यकीनन रेट्स जो है वो मजीद बढ़ जाएंगे। तो इट मीन्स के कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इस गवर्नमेंट का, मैनेज नहीं कर पाए। जब मालूम था काबीना के लोगों को कि ये शार्टेज पैदा हो सकती है आने वाले दिनों में और मसाइल पैदा होंगे, तो उसके लिए उसको इन्होंने रोकने के लिए क्या किया, सवाल तो ये उठता है। दूसरी बात ये कि अगर ये यहाँ पे भी मैनेजमेंट कर लेते, गो के पैदावार कम हुई थी, लेकिन अगर यहाँ पे भी मैनेजमेंट कर लेते खरीदारी के अंदर तो शायद ये नौबत ना आती। सिंध ने अब तक की जो खबरें हैं उसके मुताबिक बेहतर मैनेजमेंट की है, उन्होंने अपने सूबे से जो है वो बाहर गंदम नहीं जाने दी है। एक्चुअली ये नेक्सेस हैं मुख्तलिफ जो काम करते हैं, यहाँ से गंदम ली और अफगानिस्तान भेज दी जाती है। आपके इर्द गिर्द गंदम के रेट्स चूँकि ज़्यादा हैं और आपकी करेंसी चूँकि डीवैल्यू हो चुकी हुई है। अब ये इनकी हालत ये है रिजवान रजी साहब कि आप ये बात इनको कहें, ये फ़ौरन वहाँ से आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट ये देंगे, फ़लाँ मुल्क में रोटी इतने की है, हमारे यहाँ इतने की है। ओ भाई आप अपनी करेंसी को देखें, आप अपने पर कैपिटा इनकम देखें और उनकी देखें। तो कंपैरेटिवली जब आप यहाँ पे बैठ के बात करेंगे कि बरतानिया में रोटी जो है वो 100 रुपए की है और हमारे यहाँ जो है वो 10 रुपए की है, तो ये मिसाल नहीं दी जा सकती। अब ये बात इनको कौन समझाए? तो मैनेजमेंट है नहीं है रिजवान रजी साहब, पंजाब के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है बहुत बड़ा। केपीके के लोग जो है वो यहाँ से गंदम लेके जाते हैं, चोर रास्तों से जो है वो ले जाके स्मगल की जा रही है और ये बड़े नेक्सेस हैं। फिर ये कि एक थोड़ा सा खौफ लोगों में पैदा हुआ कि गंदम का बहरान आने वाला है, उसकी वजह से हर घर ने जो जिम्मेदार थे जो गंदम प्रोड्यूस करते थे, जो उगाते थे, उन्होंने अपना ज़ख़ीरा जो है वो डबल कर लिया। उसकी वजह से गवर्नमेंट की खरीदारी जो है वो हदफ मुकम्मल नहीं मेरा ख्याल है हो पाए। तो ये वो सूरत हाल है जिसका सामना है। अब उसके का हाल इन्होंने क्या निकालना है वो तो भाईजान इन्होंने निकालना है, हम क्या इनको कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि अपना अरसलान भट्टी साहब ने फरमाया कि जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं मौसूफ उसका बहरान पैदा हो जाता है। तो अब गंदम का भी चूंकि उन्होंने नोटिस ले लिया है। गुज़िश्ता माह एक काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास की ब्रीफिंग के बाद जो ब्रीफिंग दी गई उसमें हमें बताया गया अब्दुल्ला मलिक साहब कि हुकूमत ने अब अल्फाज पे आपने गौर करना है, हुकूमत ने मुल्क के अंदर गंदम खरीदारी मुहिम पर काबीना ने इत्मीनान का इजहार किया और ये कहा कि मुल्क में इस वक्त गंदम के वाफर जो है वो ज़खायर मौजूद हैं
ताहम गंदम की दरामद के ऊपर तमाम टैक्सेस हटा दिए गए। और लतीफे होते हैं, इस हुकूमत के लतीफे होते हैं, कमाल के लतीफे होते हैं कि अगर गंदम सफिशिएंट है और प्रोक्योरमेंट आपने पूरी कर ली है तो फिर दरामद के ऊपर तमाम टैक्सेस खत्म कर दें और दरामद की इजाजत देने का फैसला किया है। अंग्रेजी में ये अल्फाज थे, ये जो अपना अहमद फराज का जो है ना साहबजादा, इसके तो दरामद की रही साहब जरा वो कर दें कि इंपोर्ट दर आमद, यानी कि आपके दर पे जब आमद होगी तो उसे हम इंपोर्ट कहेंगे, और जब बर आमद यानी आपको जब पैसा मिलेगा और चीज बाहर जाएगी तो उसे हम बरामद कहेंगे। कुछ लोग इसे उलट कर देते हैं, ज़ाहिर जहालत तो है वो कहीं भी हो सकती है। जनाब देखिए दोनों भट्टी साहबान की डिटेल गुफ्तगू के बाद तो यही बनता है कि ये बुरान बाकी ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭਟੂਏ ਭੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਬਾਬ 'ਚ ਹੱਡੀ ਲਾ ਗਏ। ये बुरान बाकी टला नहीं है बल्कि आ गया, बल्कि बुरान अब शुरू हुआ। और वो शुरू तो कब से हो चुका है, जब वजीर मौसूफ को जो फूड मिनिस्टर थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और जो हालांकि वो अच्छे इंसान थे, खुद भी काश्तकार थे, दोबारा काबीना में आ रहे हैं, और जो सेक्रेटरी फूड थे, और उनके बगैर गंदम का बुरान पैदा नहीं हो सकता। मुझे याद है कि उस वक्त भी बड़ी डिटेल से भट्टी साहब की रिसर्च थी और वो सच साबित हुई थी। और आप जो ये कह रहे हैं कि बुरान आ चुका है, ये वाकई सही कह रहे हैं। हम माजी से देखते चले आ रहे हैं कि जब मार्च का महीना एंड की तरफ चल पड़ता तो नई फसल आना शुरू हो जाती थी, कि बाद इलाकों में मार्च के एंड पे कटाई शुरू हो जाती थी, और जब कटाई शुरू हो जाती थी गंदम को जो बुरहान होता था वो कम हो जाता था, और जो आटे की प्राइसेस थी वो कम होना शुरू हो जाती थी, और किसानों को, हुकूमत को सपोर्ट प्राइस के तौर पर गंदम की कीमत बढ़ानी पड़ती थी। मुझे याद है कि पीपल पार्टी के दौर में यूसुफ गिलानी साहब ने 1300 रुपए मन की थी, तो अच्छी एक 650 से 1200 पे पीपल्स पार्टी ले गई थी। और फिर आने वाली हुकूमत ने भी यही ट्रेंड रखा था, लेकिन बदकिस्मती से जब से बुरहानों की हुकूमत आई और कुपितान साहब तशरीफ लाए हैं उस वक्त से मैं मेरे कायद हैं। अच्छा, आप तो उनको लाने वालों में शामिल थे। मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ कि जब से वो तशरीफ लाए हैं और तब से गंदम का बुरहान तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो फूड का होता है यकीनन ये सबसे अहम होता है, क्योंकि हजार लोग इससे वाबस्ता होते हैं। तो जो ये कहते हैं कि जी हम बाहर से गंदम खरीदने के इजाज़त तकरीबन हो ही गई है, देखिए बहुत सारा आटा अफगानिस्तान में चला जाता है। अब इसको रोकना, जैसे डीजी खान में या रहीम यार खान में जो फ्लोर मिले हैं, वो क्या उनकी लोगों की इस्तात और जो उनकी रिक्वायरमेंट से तो ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं, और वो पंजाब इधर तो आता नहीं है हमारे पंजाब इस तरफ सेंट्रल पंजाब में यकीनन। और वो मानते हैं, हमने उनके साथ प्रोग्राम्स भी किए, वो मानते हैं कि सारे का सारा आटा अफगानिस्तान में चला जाता है ट्रकों के ज़रिए, और उसको कौन रोकेगा। कप्तान साहब तो ये रखते नहीं हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि जी घबराना नहीं है। तो दोनों भट्टियों साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई घबराना नहीं है, आटे का बुरहान अगर पैदा हो भी गया तो उन्हें क्या, बस ठीक है, जैसे बाकी आए हैं बुरहान ये भी आएगा, और हम इसका भी इल्जाम चोरों डाकुओं पे डाल देंगे, माफिया पे। और माफिया कौन है? वो जो हुकूमतें पिछले सालों में काम करती हैं। हमारे पास तो सबसे बेस्ट मेरे कायद के पास आर्गूमेंट है, बड़ा अच्छा वो कहते हैं, दलील के साथ कहते हैं कि इस मुल्क का जो सत्यानाश किया उन्होंने किया, हम तो आए हैं अभी आए हैं, अभी हम ठीक करने जा रहे हैं। माफिया, स्ट्रॉन्ग माफिया, हम नहीं, तो कुछ उनका 70 साल का सत्यानाश एक तरफ, इनका 2 साल सत्यानाश एक तरफ ये भारी है। जी भट्टी साहब आप 1 मिनट आप लेना चाह रहे थे। जी भट्टी साहब आप 1 मिनट लेना चाह रहे थे। साहब आखिरी मैं बात सिर्फ जुमला ये कहूंगा 3-4 कि देखिए पेट्रोल वालों ने भी पैसे कमा लिए, चीनी वाले ने भी जेबें भर ली, तिजोरियां भी भर ली, इनकी कोई कसर रह गई थी मेरा ख्याल, ये कम चिकन वाले भी भर गए, सब्जी वालों को भी दे दिया गया, यानी कोई ऐसी हमारी वो नहीं है सेक्टर जिसको हमने पैसे नहीं बांटे। तो ये बेचारे रह गए थे, फ्लावर मिल एसोसिएशन वाले आटा पीस के बेचारे सारा दिन बैठ के क्या पाउडर सा बना के हमें दे देते हैं, हम खा लेते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, जिस तंदूर से मैं रोटियां लेता हूं जी, वो कहता है जी कि जब ये हुकूमत आई थी तब 2600 रुपए की फाइन आटे की बोरी थी। कल कहता है जी कि कल जब मैं उसे लेने गया हूं रोटियां, तो वो सर पे हाथ रख के बैठा हुआ था और परेशान बहुत बैठा हुआ था। तो उसने ये बताया मुझे कि 5200 रुपए पे हमने एडवांस पैसे दिए हैं, तो वो मिन्नतें करा के कह रहा है जी कि 5200 सिर्फ ये एक रेट है, परसों चौथ से आपको 5200 रुपए भी की आटे की जो फाइन जो 100 किलो की बोरी होती है वो हम 5200 में नहीं देंगे। तो वो कहता है जी मैं आपको रोटी आज 6 रुपए की 7 रुपए की कहां से दूंगा, नान 20 रुपए का कहां से दूंगा, मैं भी 40 का कर दूंगा। देखिए भट्टी साहब एक बड़ी बात है, अगर मेरे कायद किसी सेगमेंट को कोई फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आपको क्या एतराज है? जी बिल्कुल, उन्होंने भी देखे ना ये पीआईए का जो पठा बैठा रहे हैं जानबूझकर हमारी आपके कायद,
उन्होंने एक प्राइवेट एयरलाइन और वो बकायदा फायदा दे रहे हैं। वो एक वाहियात स्टेटमेंट के अंदर ना सिर्फ बकायदा नहीं सर, मजे की बात ये है कि आज भी वो आपके दोस्त जो शिबली फराज साहब हैं और वो जो हवा, अच्छा झूठी है वो स्टेटमेंट, वो वाहियात और झूठी बेबुनियाद और बकवास स्टेटमेंट है, लेकिन चूंकि उन्होंने स्टैंड ले लिया है और वो उतर आए हैं उसकी देखे 70 साल तक वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मेरे कायद ने 2 सालों में अगर ये कर दिया यार, नए यार कुछ तो रैम करो यार। अच्छा नहीं छोड़ दिया जी उन्हें, लेकिन मैं सिर्फ इतराज, आखिरी मेरा जुमला ये जी कि पीआईए 70-72 साल से जिस तरह भी चल रही थी इन्होंने चला ली, इन्होंने आके उसको बंद करने का कहा, चूंकि आपको पता है जी रईस साहब कि ये बंद करेंगे तो प्राइवेट एयरलाइंस को मौका मिलेगा, और जो हमारे मखसूस दोस्त हैं जिनको ऑलरेडी लाइसेंसेस इशू कर चुके हैं ये, उनका काम कैसे चलेगा, उनकी भी तो जेबें भरनी है ना जी वापस। तो जिस तरह फ्लावर मिल वालों को फायदा देना है इन्होंने आटे में, इसी तरह प्राइवेट एयरलाइन जो लाइसेंस होल्डर है उनको फायदा देना है। इसलिए हमारी जो आखिरी कौमी निशानी है ना पीआईए, जो सन 1946 कलकत्ता में ओरिएंट एयरवेज के नाम से बनी थी और बाद में 1947 14 अगस्त को पीआईए के नाम से बनी थी, ये वही एयरलाइन है जिसपे नूर खान साहब थे, असगर खान साहब थे, और उन्होंने एमिरेट्स एयर, माल्टा एयर और दुनिया की 6 मजीद एयरलाइंस इसने बनाई थी। और आज हमारा ये हाल है कि हम दुनिया के खतरनाक तरीन 70वें नंबर पे हैं। आप समझते नहीं है, हमने ओरिएंट एयरलाइन रजिस्टर्ड हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना साहब के नाम के ऊपर कलकत्ता में 1956 में। उन्होंने इसके तमाम एसेट जो थे उनकी वसीयत के मुताबिक ये सरेंडर हुए थे और पीआईए का वजूद आया था। लेकिन हम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम चूके निशानियों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उनको नहीं छोड़ना हमने, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो पीआईए उनका पहला से रजी साहब मेरे कुपितन कायद के देखे ना, उन्होंने कहा था नया पाकिस्तान बनाएंगे। अब देखें नए पाकिस्तान में एयरलाइन नई होगी, नए पाकिस्तान में नई हाउसिंग सोसाइटी होगी, ख्वाब हम दिखाएंगे, नए पाकिस्तान में हर चीज नई होगी। अगर हम पुरानी तबाही वालों को जल्दी तबाह करके जाएंगे तो हम जल्दी तबाह कर दे ताकि वो ठीक है। मुमताज भट्टी साहब, पीआईए बंद कर दे, पीटीडीसी बंद कर दें, इस्लामाबाद में जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हैं नेशनल हेरिटेज के, पीटीडीसी वाले नोटिस जारी है कि नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो सारा कुछ बंद कर दें, फिर देखें कैसे मुल्क चलता है। आप देखें दिनों में तरक्की कर जाएगा। हाँ बिल्कुल, पीटीडीसी के अच्छा यार आपने बड़ी दिलचस्प बात कही थी भट्टी साहब। आपको याद है मेरे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले कहा था अपनी तकरीर के अंदर कि टूरिज्म का उन लोगों का टूरिज्म पे गुजारा है और टूरिज्म बहाल किया जाए, अगर आपको याद हो, है ना। और उन्होंने नोटिस लिया था टूरिज्म का, बंद हो गया। देखिए मेरे कुपितान ने कहा था, मेरे कायद ने कहा था कि अब 1 करोड़ नौकरी देंगे। नहीं आप सही, अब हमने रात को फाइनेंस डिवीजन को कहा है कि A ग्रेड 1 से 16 तक जितनी भी 1 साल में वैकेंसीज पड़ी हैं वो डिमोलिश कर देखें। हम रोजगार पैदा करने जा रहे हैं यार, क्या मेरे कायद को सलाम करो भाई, सलाम करें भट्टी साहब। अब्दुल्ला मलिक साहब के कायद ने फरमाया था कि आप देखिएगा कैसे लोग बाहर से पाकिस्तान आकर नौकरियां करेंगे। आप देखें वो जितने पायलट बाहर नौकरी कर रहे थे उनकी नौकरी खत्म करवा दी, अब वो यहाँ बसें चलाएंगे। मेरा कायद झूठ नहीं बोलता, सच कहा था, माने यार उसको। अच्छा वो बाहर से नौकरियां छोड़ नहीं रहे, लोग उनको निकाल रहे। कायद बात उन्हें ठीक है। अब्दुल्ला मलिक साहब विजन चेक करो सर, मलिक साहब कायद तोड़ा है सियाना, वैसे ये गल मनन वाली कायद का मान गया, मैं तो इस बात किया जी। बहुत शुक्रिया तमाम असहाब का। अब्दुल्ला मलिक साहब आपको फिक्रा डालना चाह रहे हैं। मैं कह रहा था कि देखिए हमने खुराक का, मेरे कायद ने खुराक का भी हल निकाल लिया। हाँ। हम अगली पाबंदी लगाने जा रहे हैं कि आप अपनी जो बच्चे पैदा करने वो कम कर दें, ताकि खाने वाले कम होंगे तो खुराक वाफिर हो जाएगी। ये तो होता है फिर। बिल्कुल ठीक है जी। आप अपने कप्तान की खुसूसियात बयान कर रहे थे। आज के लिए इतना ही। 20-20 साल से ये पीटीडीसी के लोग कॉन्ट्रैक्ट पे थे। पहले तो ये जुर्म है कि वो 20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं थे, और कॉन्ट्रैक्ट वाले का बेचारे का होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना करे तो उसकी जॉब खत्म हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब ने तो खुसूसी नोटिस लिया था टूरिज्म डिपार्टमेंट के और टूरिज्म बढ़ाने का। अब पता नहीं वो उनका जिस शोबे का भी नोटिस लेते हैं उसका ही बेड़ा गर्क करते हैं। गालिब ने कहा था कि हम मुगल बच्चे बड़े अजीब होते हैं कि जिससे प्यार करते हैं उसी को मार रखते हैं, ये उनका एग्जैक्ट फिक्रा है। तो इसको फिर बाद के शायरों ने भी बड़ा उसको जोड़ा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा।